बार पेरेंटिंग स्ट्रक्चर सही हो जाता है, बच्चा सही होगा, बच्चा सही होता है तो सोसाइटी सही होती है। ऐसा भी बोला जाता है कि पापा लोगों को भी ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को लेके हमेशा अपने साथ में स्किन टू स्किन टच में रखो, ताकि ये जो सिग्नलाइज होता ना, तो पापा की आवाज़, पापा की स्मेल, बॉडी ऑर्डर, पापा के फेस, इन सब के साथ साथ में पहले से अगर पापा साथ में होता है ना तो वो लगाव हो जाता है। क्या दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार और मेरे मित्र मिस्टर प्रवीण पिल्ले, जो डायरेक्टर है साउथ इंटरनेशनल स्कूल के, जो नरोला में है। तो आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं, एक बातचीत होगी, नॉर्मल सी बातचीत होगी, ठीक है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि ऐसी बातचीत पहले कभी किसी यूट्यूब चैनल में नहीं हुई है। अगर हुई भी होगी तो शायद बहुत कम, कैसे ऊपरी तरीके से ये चर्चा हुई होगी। मुझे नहीं लगता कि जो आज डीपली हम बात करेंगे वो बात और भी कहीं हुई, और भी कहीं शायद कहीं हुई हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा टॉपिक जो है, चर्चा का जो विषय है, वो शायद हम सबके काम आने वाला है, हम सबसे ताल्लुक़ रखता है। हमारी रोज़मर्रा की बातें हैं वो, जो हम रोज़ फेस करते हैं, जो रोज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, पर कहीं ना कहीं अनजाने में बातें रह जाती हैं डिस्कस करना। हमारे उसमें माँ बाप इन्वॉल्व उस बातों में, हमारे के बच्चे इन्वॉल्व हैं, हमारे दादा दादी इन्वॉल्व उन बातों में, और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो शायद हमने कभी किसी ने कवर नहीं किया है इस सब्जेक्ट को। तो मैं और मेरे दोस्त मिस्टर प्रवीण पिल्ले ने इस सब्जेक्ट पे थोड़ी सी गहराई में जाके बात करेंगे, ताकि जो आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम सबको, और या फिर जो प्रॉब्लम पास्ट में हम सब ने फेस की है, उन सब का थोड़ा समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ये समस्याएं जो हमारा देश जूझ रहा है या दुनिया जो जूझ रही है, थोड़ा सा हम उनसे बातचीत करेंगे, शायद हमारी बातें किसी काम आ जाएं तो अच्छी बात है। तो वही हमारा मकसद है इस चर्चा के माध्यम से। तो हमारा टॉपिक जो है, जो चर्चा का, वो है पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, उसमें हम 5-10 मिनट में या 20-25 मिनट में बात करेंगे वो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमने क्या किया है कि ये जो सीरीज़ है, वो सीरीज़ को बहुत तार से समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे उसमें, जैसे फैमिली प्लानिंग है, सोसाइटी है, पेरेंटिंग है, उसमें स्कूल का क्या रोल है उसमें, और एकेडमिक्स में क्या, स्कूल के क्या एकेडमिक्स के नंबर जो हैं, जो बच्चे लाते हैं स्कूल वगैरह में, उसका क्या रोल है इसमें, स्पोर्ट्स का क्या रोल है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का क्या रोल है इसमें, और इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशंस के बारे में बात करेंगे, पनिशमेंट्स पर बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हम कवर करेंगे आने वाली बातचीत में। तो फिलहाल ये हमारा पहला एपिसोड है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे, ताकि आप भी कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ें हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं एक्चुअली में। चीज़ें आने वाले एपिसोड में चीज़ें बहुत मैच्योर होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे हम लोग। और मुझसे ज़्यादा जो इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन मेरे जो मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं मिस्टर प्रवीण पिल्ले, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है इस बारे में, क्योंकि वो स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, और उनका रोज़मर्रा बच्चों से लेना देना ही है, उनके पेरेंट्स से बातचीत करना है, क्योंकि उनके खुद के 2 बच्चे हैं, तो घर में उनसे बच्चों से लेना देना है। स्कूल में तो है ही, क्योंकि वो इतना बड़े जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हज़ारों बच्चे हैं स्कूल में, हज़ारों लोगों से मिलना जुलना है, और हज़ारों तरह की समस्याएं से रोज डील करते हैं बच्चों की एक्चुअली में स्कूल में। तो मैं सिर्फ एक माध्यम बनूंगा उनकी बात रखने के लिए एक्चुअली है, कि वो कैसे जो पेरेंट्स हैं जो जूझ रहे हैं अपने बच्चों की समस्याओं से, वो कैसे उनकी बात लेकर अपने जीवन में शायद अपने बच्चों से जो रिश्ता है उनको वो ठीक कर सकें, या बच्चों का जो रिश्ता है सोसाइटी से वो ठीक कर सकें। ये ओवरऑल हम जो कर रहे हैं वो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिविक सेंस की बात कर रहे हैं, कैसा है हम एक संतुलन बना के रख सकें इस प्रकृति में। तो मेरा जो टॉपिक है, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैं आपके क्वेश्चन से, अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चन लिख के देंगे तो मैं वो क्वेश्चन मैं अपने दोस्त से पूछ सकता हूँ, जिन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी का ज़्यादा अच्छा खासा अनुभव है, उनको चाइल्ड साइकोलॉजी का, मैं उनसे पूछ पाऊँगा क्वेश्चन। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए, मैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछूंगा। आपके खुद के कुछ क्वेश्चन है, आपके बच्चों का कुछ क्वेश्चन है, तो वो हमसे पूछिए, मैं पूछूंगा, आप इस माध्यम से अपने आंसर ले सकते हैं ऐसे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन हम करना चाहेंगे पेरेंटिंग का। तो पेरेंटिंग का स्टार्ट कहाँ से करें, किस जगह से, आप बताइए कि कहाँ से बात करनी चाहिए, हिस्ट्री से, प्री हिस्ट्री से, या रिवोल्यूशन से, आप कहाँ स्टार्ट करना चाहेंगे इस बात को? हम तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आ गए। मुझे तो बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन था ये तो। नमस्कार, मैं भी इस जो सीरीज है इससे जुड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली द चैनल का नाम है अकॉर्डिंग टू मी।
तो इसमें ये चैनल इसलिए शुरू किया है कि हमें जो सही लगा इस सोसाइटी में, चलो ठीक है टॉपिक पे तो तुम आएंगे हो, मैं तो ये बोल रहा था कि सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी हम लाइफ्स में स्ट्रगल्स देखते हैं, जो सो कॉल्ड स्ट्रगल्स होते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे चर्चाएँ हैं होंगी। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से जो सबसे पहले इनिशिएटिव में हमने पेरेंटिंग लिया, क्योंकि हमने पता है कि जितने भी स्ट्रगल्स और जितने भी प्रॉब्लम्स आज हम दुनिया में देखा है वो पेरेंटिंग का ही नतीजा। ये ऐसे से बोले कि आज जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सही पेरेंटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। सही बोला? सही जी। एक्चुअल क्या होता है कि मुझे पॉडकास्ट शुरू करने का या इस तरह की चर्चाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं था, ज़रूरी नहीं था। मैं स्कूल में अभी पिछला 8 साल से स्कूल से जुड़ा हूँ। पिछला 21 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। मेरे पास मेरे से होते हुए काफ़ी सारे बच्चे अपना एजुकेशन पा लिए हैं और मेरा खुद का भी 2 बच्चे हैं और उनका जो अपब्रिंगिंग में देख रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे बढ़िया टॉपिक जो सरकार को भी करना चाहिए वो यही है, पेरेंटिंग। इसलिए मुझे ये लगा कि भाई इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, हर किसी को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अभी पेरेंट्स सिर्फ प्रोटेक्टर बन जाता है या प्रोवाइडर बन जाता है तो अपने आप को पेरेंट्स समझ रहे। पेरेंट वो नहीं था। पेरेंटिंग ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते पेरेंटिंग इज एन आर्ट, कुछ लोग बोलते पेरेंटिंग इज स्ट्रक्चर, कुछ लोग बोलते पेरेंटिंग इज साइंस। बहुत सारी चीजें हैं जिस नजरिए से आप देखना चाहो वो उसका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आगे चर्चे में आता रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ऐसा हो सकता है इसको एक स्ट्रक्चरल सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है। विदाउट सिस्टमैटिक अप्रोच तो कोई भी जॉब नहीं कर पाओगे। सही बात है। मतलब तुम्हें कंप्यूटर ऑपरेटर बनना हो, मिनिमम एक ड्राइवर बनना हो, तो भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है। पेरेंट बनने के लिए तुम्हारे पास कौन सा सिस्टमैटिक अप्रोच है अभी तक? मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है तो मुझे लगता है कोई भारत में कोई पर्टिकुलर डिग्री है, ऐसा कुछ डिप्लोमा है कि यहाँ पे पढ़ के आप पेरेंट्स बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है बस वही रिक्वायरमेंट से चल रहा है पेरेंट्स बनना। एक्चुअली में शादी हो गई और शादी मतलब हो गई तो बच्चे हो गए, एक्चुअली में पेरेंट्स बन गए अब। अच्छा टॉपिक है। एक्चुअल में शादी के लिए तैयार होते हैं। हाँ, तुम शादी के लिए लायक हो जाते हैं, ठीक है, शादी करने लायक हो जाते हैं, घर बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, लेकिन इस बीच में कभी भी पेरेंट्स ये नहीं पूछते कि क्या तुम पेरेंट बनने के लिए रेडी हो, या फिर वो समझ लेता ना कि हमें पेरेंट बनना है इसलिए हम शादी नहीं कर रहे हैं, हमें शादी करना है, उसके बाद बाय नेचुरल तो पेरेंट बन हो जाता है वो। उसके लिए आज के दुनिया में, आज के ये जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, उसके अंदर अगर इंसान को एंटर होना है तो विथ पेरेंटिंग के साथ ही एंटर हो तो अच्छा नहीं। अगर पेरेंटिंग अगर परफेक्टली नहीं है तो बच्चा जो एंटर होगा ना तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो वो कमी मेरे को देखने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से मैं ओवरऑल ये पॉडकास्ट का सेटिंग भी इसलिए आउटफेयर। मैंने एक इस ऐसा अनुभव किया, मैंने सुना एक्चुअली में कि लोग शादी के बाद, कपल्स शादी के बाद बातचीत अगर कुछ करते हैं तो फाइनेंशियल चीज़ों को लेके बातचीत करते हैं कि हम इतना कमा सकते हैं, बच्चे की ये फीस भर सकते हैं, तो हम बच्चे कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी मेंटली रूप से बात करता हो कि हाँ मेंटली हम तैयार हैं बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं तो आपको मेंटली भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व करना पड़ता है एक्चुअली। पर मुझे नहीं लगता है कोई इस तरह की बात करता हो कि क्या मेंटली हम तैयार हैं। फाइनेंशियली सीधे अच्छी बात है कि आपको जॉब लग गई, आपके पास पैसा है तो आप बच्चे पैदा कर सकते हो, पाल सकते हो उनको, लेकिन शायद कोई ऐसी बात शायद कोई करता हो कि क्या मेंटली तैयार है, हमें जो टॉर्चर होगा मेंटली, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी मेंटली उस तरीके से, क्या वो हम सह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कोई कपल इस तरह बात करता हो। चलो ठीक है, तो आपने ये बात किया कि कपल, ठीक है, कपल बात कर रहे हैं ना, उसका कंटेंट से पहले ये कपल एजुकेशन कहीं से दिया होगा, तो हमारा एजुकेशन में भी कहीं पे भी पेरेंटिंग इंक्लूड नहीं किया है। थैंक यू। अभी चलो कपल बनना हो गया, चलो 18-19 साल के बाद, चलो 20-22 साल के बाद एक बच्चा जो है वो शादी के बारे में सोचेगा या फिर पेरेंट बनने के बारे में सोचेंगे, सपोज इन दैट।
लेकिन अब वो जब 16 ईयर्स का था, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, कभी भी ऐसा कभी सोच में भी नहीं डाला कि पेरेंटिंग कैसे किया जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ। सही है कि नहीं? अगर तुम्हारे कोई बच्चे होंगे ना, तो उसको किस तरीके से क्या अप्रोच होगा आपका पेरेंटिंग में? नहीं, ऐसा तो कभी कोई टॉपिक है नहीं, एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं डाला। मैं तो ये नहीं बोला कि डालो, लेकिन कम से कम घर पे चर्चाएं तो होगी। देख के सीखते बच्चा, देख के क्या सीखते? जो पुराना टाइम से, हाँ, जो हम देते हैं वो, अब वो वही बच्चे ने सीखा होगा, शायद वही समझ के बैठे होंगे कि यही पेरेंटिंग है। और वो पेरेंटिंग उन्होंने कहाँ से सीखा? उनके पेरेंट्स से। तो ये पेरेंटिंग में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आते, लेकिन दुनिया बदलते जा रहा है, टाइम बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज बदल रहा है। पेरेंटिंग में कभी चेंज नहीं आता, पेरेंटिंग वहीं के वहीं रह गए। इसलिए बच्चों को अब उधर भी एडजस्ट करना है, बाहर की दुनिया में भी एडजस्ट करना है, और घर पे जो है पेरेंटिंग जो मिला उसमें भी एडजस्ट करना है। इसमें कहाँ सिखाया जाता है कि आगे पेरेंटिंग तुम्हें कैसे करना होता है? तो नए अप्रोच की जरूरत है हमें, बिल्कुल नए तरीके की नया तरीके की जरूरत है। इसका कम से कम चर्चाएं तो हो एक दिन में, कम से कम, या 16-17 साल के बाद घर में एक बार तो चर्चा हो कि भाई किस तरह से अपना फैमिली प्लानिंग करेंगे। कभी ओपनली चर्चा नहीं होती इस बारे में। शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, हनीमून कहाँ होगी, ये सब कुछ हो जाता है। और 2-3 साल निकल जाए तो घर से वैसे प्रेशर आने लगता है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे क्यों नहीं आ रहे। आप बच्चे प्रेशर तो करते हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक पेरेंटिंग का कहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिला हो, या कोचिंग भी मिला हो, या फिर शादी करने वाले कपल्स ने भी कभी ऐसा सोचा कि चलो ठीक है पेरेंट बनना है, तो अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी? आपने ये भी बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, हमारे पास स्ट्रगल आएंगे, बोला ठीक है, क्योंकि इसको उस नजरिया से देखा जाता है। लेकिन अगर परफेक्टली पेरेंटिंग समझ के बेटा ना, ये नेचर के लिए आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अपना सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक बच्चा अच्छे नागरिक बने, अच्छे से पेरेंटिंग होकर एक बच्चा जब सोसाइटी में जाता है ना, वो आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो पेरेंटिंग का स्ट्रक्चर है, वो सबसे परफेक्ट होना चाहिए। बच्चा अपने आप एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आने से हमारी सोसाइटी में। इट कैन बी डिजास्टर एज वेल एज गुड फॉर सोसाइटी। तो पहले ये स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। मैंने स्कूल में भी यही देखा है, किसी भी पेरेंट को पूछ लो, किसी को कोई स्ट्रक्चर या कोई सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में पता ही नहीं है। पेरेंटिंग में को है ही नहीं। तुम कहाँ पे कोर्स किया है? पेरेंटिंग का कोर्स कहाँ पे किया है? कहीं नहीं। यूट्यूब वीडियो जैसे अपने कर रहे हैं वो सुन सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट वो भी तो सुनाओ। सही बात है। ये चर्चाएं सुन लो कि आगे कोई भी अप्रोच कम से कम 5 या 6 या 7 यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, तब जाकर दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, भाई हाँ इस तरह से मुझे डील करना है। ये सब ये प्रॉब्लम है तो मुझे इस तरह डील करना है, बच्चे से इस तरह बात करनी है। कम से कम, सही बात, कम से कम ये नहीं कि मैरिज डेस्टिनेशन और हनीमून डेस्टिनेशन ये सब चीज़ें फिक्स करने के साथ साथ तुम एक बच्चे को जन्म दे रहे हो। पर ऐसे कोई संस्था भी नहीं है ना यहाँ पर, ऐसे कोई संस्था भी नहीं जो आपको दिखाए या सिखाए एक्चुअली पेरेंटिंग कैसे बनना है। ठीक, कुछ नहीं है एक्चुअली, संस्थाएं नहीं है। लेकिन अभी जैसे ऐसा उद्बोधन होना चाहिए कि भाई आप हम सोसाइटी के लिए क्या दे रहे हैं। एक बच्चा पैदा करके दे रहे हैं, आपको ये मालूम होगा कि जैसे अपनी मर्जी से बच्चा पैदा कर रहे हैं, क्या तो तुम अपनी मर्जी से वो बच्चे को मार सकते हो, मार डाल सकते हो? क्यों नहीं मार सकते? वो बच्चा पैदा हुए तो वो पार्ट ऑफ सोसाइटी हो गया, सोसाइटी हो गया। हमारा नहीं, बच्चा जब पैदा हुआ तो बायोलॉजिकली अपना है, लेकिन उसके बाद उसका अपब्रिंगिंग पूरा सोसाइटी मिलकर करता है। तो तुम उसको मार नहीं सकते, कानून का हिदायत लग जाती है। तो ये गलत बात है। इसका मतलब ये है कि जो तुमने बच्चा दिया ना सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी का है, वो समाज का है। तो वो किस तरह होना चाहिए वो तुम्हारा अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो अपब्रिंगिंग सही नहीं हुआ तो पेरेंटिंग स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ समझ लो। हाँ, कोई स्ट्रक्चर अभी तक नहीं कि जहाँ जाके तुम सीख सको। अभी जैसे मेरे को पेरेंटिंग सीखना है, ऐसा करके आप कोई इंस्टीट्यूशन में जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि अपने आप में एक शाम फील्ड जैसा होता है। सही बात। तो मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई संस्था नहीं है एक्चुअली में, और होगी भी तो शायद मुझे लगता है कोई यहाँ हम लोग जरूरी नहीं समझते उस बात को। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक ही चीज़ को तैयार किया जाते जो ह्यूमन बीइंग है, किसके लिए? अच्छी नौकरी, शादी, बच्चे, सेटल लाइफ। मेरे ख्याल से जो रेखा है, सीधी रेखा,
लोग सोचते हैं कि बस इसी लाइन में ही जिंदगी चलती है, पर जिंदगी तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं जिंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव भी होता है, सब कुछ होता है उसमें एक्चुअली में। एक्चुअल में तुमने बोला कि नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, आगे जाके शादी के लिए, इस तरह से हमें ट्रेंड किया जा ट्रेन किया गया है एक्चुअली। अगर ऐसा होता, अगर वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता तो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों? है, सही बात है। बॉम्ब नहीं उठता ना, एक दूसरे को चाकू नहीं मारता, एक्सीडेंट भी नहीं होता, इमोशनली होके लोग एक दूसरे के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते। ये सब भी तो सिखाना पड़ेगा। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं गलती है। सिस्टम की गलती नहीं, सिस्टम ने इसको इंक्लूड नहीं किया, पेरेंटिंग को इंक्लूड नहीं किया। गारंटी कंप्लीट। चलो ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक 8 साल का कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट ने डाला है। कम से कम पढ़े लिखे बने बच्चे फ्री एजुकेशन भी दे सकते हैं RTE के मुताबिक। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लगा, गवर्नमेंट को ऐसा लगा, गवर्नमेंट भी हमारा ही बोल, हम नहीं सुना है, हमारा जो काफ़ी सारे लोगों का एकजुट जो ओपिनियन बनता है वो ये गवर्नमेंट बोलता है, वही गवर्नमेंट बोल। तो उनको ये लगा कि चलो 1 to 8 में जितना एजुकेशन दिया उसके साथ में सब कुछ सही हो जाएगा, समाज सही हो जाएगा, वो नहीं कुछ नहीं हो। तो देखो लगता नहीं है एक्चुअली में कहीं कुछ सुधरा हुआ है समाज के, वो लगता तो नहीं है। लगता नहीं है, काफ़ी जगह पे लगता है, काफ़ी जगह पे नहीं लगता है। तो जो नहीं लगता वाला जगह है उसको सुधारने की जरूरत है। सही बात। अगर ये सब सिस्टम अगर सही होता ना तो ये सारे के सारी जगह ऐसे ही रहनी चाहिए, सब सही है। पर्सनल पॉइंट भी बोल रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो बाहर जब निकलता हूँ रोड पे देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि समाज कहीं से भी कुछ भी सभ्यता जैसी कोई चीज़ है। आप सिविक सेंस के हिसाब से बात करें तो सोचना नहीं है मुझे कि कुछ सुधार हुआ एक्चुअली। ऊपर से मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा अभी इंसान ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया है, अग्रेसिव हो गया है, और रोड रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसमें एक्चुअली में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जिस तरह आपने बताई कि सब कुछ पेरेंटिंग से रिलेटेड है, तो मैं लिंक कर पा रहा हूँ एक्चुअली कि चीज़ें इंसान कहाँ से बनता है? इंसान बनता है अपने घर से एक्चुअली। सही बात है ना? सही। तो घर से इंसान बनता है तो जाके उसमें एम्पैथी आती है, उसमें फीलिंग्स डेवलप होती है, उसमें अच्छा बुरा अच्छे बुरे की समझ होती है उसमें। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है हमारा सिस्टम, पेरेंटिंग सिस्टम एक्चुअली में। इसलिए तो हमने ये टॉपिक चुना। हाँ, तो पहला ये टॉपिक इसलिए चुना था कि ये सिस्टम को पहले सुधार के लिए अपने राय में रख रहा हूँ कि भाई ये फॉल्ट है, अब ये चीज़ों को सुधारेंगे तो पेरेंटिंग स्ट्रक्चर सही होगा। एक बार पेरेंटिंग स्ट्रक्चर सही हो जाता है तो बच्चा सही होगा, बच्चा सही होता है तो सोसाइटी सही होगा। सही नहीं है, हर एक घर में जाके गवर्नमेंट सिखाएंगे नहीं, इसके लिए स्कूल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे भी स्कूल वाले भी ये पेरेंटिंग स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अपब्रिंगिंग, एक ह्यूमन अपब्रिंगिंग को लेके स्कूल वाले भी, क्योंकि स्कूल वाले भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। सिर्फ एक घर में ही बच्चा पढ़ा नहीं होता है, स्कूल, अपना सोसाइटी, ये सब भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो सबके दिमाग में इस तरह का एक सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ पेरेंटिंग अगर आ जाता है ना तो जाके कुछ बदलाव आएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे बच्चे सिस्टमैटिक पेरेंटल अप्रोच के साथ बड़े हो। तो आपने जो रोड साइड में जो इमोशनल चीज़ें देख रहे हैं, इमोशन के ऊपर करने वाले गुस्सा, ये सब के परिणाम देख रहे हो, ऑलरेज वो सब इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना कर पाना होता है। तो ये सब चीज़ें पेरेंटल स्ट्रक्चर से मुझे लग रहा है कि वो सही हो सकता है। तो अगर इसकी शुरुआत करें, अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहो पेरेंटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इवोल्यूशन से, या प्री हिस्टोरिक टाइम में तब पेरेंटिंग कैसे होती थी, मिडिवल टाइम में पेरेंटिंग कैसे हुई, फिर कैसे इवॉल्व होकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अब कहाँ स्टार्ट करना चाहेंगे एक्चुअल में ये देखा, इसमें ऐसा नहीं है कि एंशियंट हिस्ट्री है फिर उसके बाद मिडिवल पीरियड है, ये तो अपना हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। इसमें पेरेंटिंग का स्ट्रक्चर के बारे में कभी सुनने में नहीं आया होगा। पेरेंटिंग इनबिल्ट था ह्यूमन के अंदर, हर एक जीव जंतु में पेरेंटिंग इनबिल्ट होता है। हमें किसी डॉग को सिखाना नहीं पड़ता कि भाई तुम पेरेंटिंग करो, उसमें डॉग का भूमिका तो है ही, उसके साथ साथ में नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसकी, नहीं वो तो है नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं, उसके अंदर बिल्डअप है। हाँ, इंस्टिंक्ट्स का काम नहीं देता, उसके अंदर ऑलरेडी ब्रेन डेवलप, हाँ उसका जेनेटिक में ही है कि तुमको पैदा करना है। लेकिन एक पशु को पालना और एक इंसान के बच्चे को पालने में बहुत अंतर फर्क बताता हूँ। अब
पहले से मतलब जीव जंतुओं के अंदर तो यही बिल्डअप है, वो भी बड़ा 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 करते हैं, हम भी बड़ा करते हैं। तो हमारे में थोड़ा सा और डिफरेंट है बात, बिल्कुल अलग ही हो जाता है इंसान की जब बात आती है। क्योंकि 70-80 साल पहले की बात है, 70-80 लाख ईयर्स पहले की बात है, जब इंसान जब 2 पाँव में चलने लगे तो उनका जो पेल्विक बोन है तो वो काफ़ी नज़दीक आ गए चलने की भी, जिसके हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी जो अभी कर रहे हैं ना बहुत मुश्किल हो। तब इवोल्यूशन ने इंसान को 2 चीज़ें दी है हाथ में कि आप बच्चों को पैदा करने के लिए, बच्चा का ये जो पेरेंटिंग एज है ना वो लंबा होगा, बच्चा कम जल्दी से नहीं सीखेंगे, जल्दी से बड़ा नहीं होगा। उसके साथ साथ में तुम्हारा एज भी बढ़ा देता, ये दोनों मिले हमें। तो जैसे 2 पाँव में चलना सीखा ना, तो जब आप बच्चा पैदा करते हैं ना तो खाली एक मांसपिंड पैदा था, कुछ भी नहीं है उसमें, ब्लैंक पेपर। इवन नेचर में ये जो घोड़े वगैरह जो है ना वो अपना पाँव में चलने लग जाते हैं घंटों में, हाँ 1-2 घंटों में चलने लग जाते हैं। चिंपांजी के बच्चे कम से कम माँ के ऊपर पकड़ने के लिए तो उसका हाथ ग्रिप आ जाता है तुरंत कुछ घंटे बाद ही, हाँ कुछ डिलीवरी का टाइम भी। लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा है जो खुद का गर्दन नहीं हिला सकता, एक तो हफ्ते लगते हैं उसका गर्दन ठीक होने, 2-3 घंटे या फिर 1-2 दिन लगता है उसकी आंखें खुलने, महीने लग जाता है कि आप लोगों को पहचानने में, आंखें मिलाने में महीनों लग जाते हैं। तो इतना कम एक्शन के साथ, कम ब्रेन के साथ, कम फिजिकल अवेलेबिलिटी के साथ पैदा होता है इंसान का बच्चा। कमजोर एकदम, कमजोर भी नहीं, कमजोर में कमजोरी होता है, कुछ था उसमें से कमजोर हो गया, ऐसा नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मम्मी से जस्ट अलग हुआ एक मांसपिंड होता है। और उसको डेवलप करना है, उसको डेवलप करने में तुम्हें 12 से 18 साल लगता है, और यही टाइम को तुम बोलते हो पेरेंट। ये बहुत पहले से है। ओके, अब जैसे पैदा हुआ 25% ब्रेन डेवलपमेंट तभी होता है, उसके बाद 1 साल लग जाता है, 6 महीने से 1 साल लग जाता है, बाकी 50% दिमाग का डेवलपमेंट, बाकी 90% दिमाग का डेवलपमेंट होने में 18 से 25 साल लग जाता है। तो फुल मैच्योर्ड दिमाग का डेवलपमेंट को पेरेंटिंग कहता है, और यही दिमाग को डेवलप करके भेजना है पेरेंट का काम होता है, बाकी खुद का लाइफ खुद जी रहता है। तो ये तो यार बड़े स्केल की, बड़े स्तर की बात हो गई। मैं अगर छोटे से बात करूँ, एक बच्चे से एक्चुअली में जहाँ से वो पैदा हुआ एक्चुअली माँ से अलग हुआ जस्ट अभी, तो वहाँ से 5 साल तक किस तरह की प्रॉब्लम आती है माँ को और किस तरह टैकल करना चाहिए एक्चुअली। एक्चुअली आपने जैसे मैंने अभी तो बेस समझाया, बेस जैसा बताया, वैसे वो बेस को समझते हुए आगे बढ़ना। वो ये कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मम्मी जो है पहले के टाइम में ना वो खाना बटोर सकती है, ना खाना बना सकती है, ना हिल भी सकती है थोड़े टाइम तक आफ्टर डिलीवरी। तो हम बच्चों को पैदा करना और बड़ा करना एक कम्युनिटी बिजनेस जैसा बन जाता है कि उसमें जो औरत हैं, उसके हस्बैंड, उसके घरवाले, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, सिबलिंग्स, ये औरत के सिबलिंग और उनके और जो बच्चे होंगे वो चाचा चाची और ये बच्चे का सिबलिंग, जो भी बच्चा पैदा हुआ उसका सिबलिंग, सब मिलके एक साथ एकजुट होकर पेरेंटिंग करते हैं। तो एक ऐसा समाज है जहाँ पे एक माँ कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, ऐसा समाज में ही बच्चा पैदा होता है। अगर बच्चा पैदा हुआ उस समाज में तो उसका परवरिश जो है ना इन सबके हिसाब से चलता है, जो एक्सपोजर मिला उसको होता है। और पहले आजकल जैसा कैसा होता है कि बच्चों को अलग रखा जाता है। जब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक मांसपिंड जो है वो है फ्लैश, उसका एक टुकड़ा है, वो उसका इंटरनल जो नर्वस सिस्टम तो है ही, उसको एक एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब कभी अपने सुनने में नहीं आया होगा कि इंसान को एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बताता हूँ कि जब बच्चा माँ के साथ जुड़ जाता है ना,
वो भी लेफ्ट साइड ही देखती है ताकि, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में, तो वो बच्चे को लेफ्ट साइड में अपने शरीर के साथ टच में रखती है। क्यों रखती है? ये तो नेचर ने खुद ने किया, कभी थकते भी नहीं है मम्मी तो। उसके हाथ में इतना मजबूत दे दिया, तुम्हारा जितना भी तुम बाइसेप्स बना लो, औरत अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, उतना बाइसेप्स तो उसके अंदर है ही, उतना एनर्जी उसके अंदर तो है ही। इतना ताकत के साथ वो पैदा हो, वो बच्चों के साथ उतना ये लगा कुदरत ने दिया है ये कुदरत ने दिया है। कुदरत मतलब इवोल्यूशन ने किया। नजदीक इसलिए रखे ताकि हार्ट बीट सिंक हो सके, टेम्परेचर सिंक हो, क्योंकि उसका बॉडी ऐसा है कि उसको ओवर प्रोड्यूस कर देगा हीट को या फिर लेस प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि चीज़ों का कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल धीरे धीरे सीखेंगे तो हीट भी दे सके और वो इस पहचान सके। ये सबके साथ साथ में बच्चों को दूध भी दे सके। इसलिए आप ह्यूमन का दूध देने का जो पीरियड है 1 साल 1.5 साल तक किया है। क्यों? कोई और खाना है नहीं, दूध ही देना है, ताकि जितनी देर तुम दूध देते हो ना उतनी देर बच्चा तुम्हारा साथ में रहेगा, नजदीक रहने का और भी फायदा है। जीव जंतु से तो रहेंगे, दूसरा कोई डेंजरस सिचुएशन में नहीं रहे, बुखार वगैरह कुछ आया तो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा और बाकियों के पास नहीं रखना है, मम्मी के पास ही होगा। दूध तो मम्मी को, केयर टेकर्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन दूध मम्मी का ही आता है, इसलिए मम्मी के पास ही रखना। ये भी नेचर ने चाहा था। आज हम क्या करते हैं? अलग रखते हैं, दूध अलग से पिलाते हैं, ये गलत बात हो गई। फिर नेचर ने क्यों चाहा कि तुम्हारा नजदीक में ही रखना? क्योंकि जब तक नजदीक रहता ना उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसका दिमाग का जो मैंने बहुत बताया ना 25% से लेके 50% तक का डेवलपमेंट होता है, और एक नजदीक की मिल जाता है और उसके सामने बदले में मम्मी को भी कुछ मिलता है। मम्मी को ये सब करने में क्या मिलता है? एक इमोशनल अटैचमेंट मिलता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, मातृत्व का हाँ, वो एक अलग ही है, वहाँ का ममता बिल्कुल अलग ही डिफाइन किया गया है। और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हार्मोन जो अपने को लव वाला फीलिंग दिलाता है। तो इन सब के साथ साथ बच्चों के साथ जो वो कनेक्शन अटैचमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये फादर का नहीं होता है, इसलिए फादर को जब हम सोचते हैं ना तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे सोचते हैं। मम्मी को जब सोचते हैं ना तो ये सारे अफेक्शन उन्होंने बचपन से लगा भी मम्मी को लेके ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ये इसलिए होता है क्योंकि नेचर ने खुद ने दिया। ऐसा नहीं कि तुम बच्चा तो कहीं से भी पैदा, मतलब कोई भी औरत पैदा किया हो, लेकिन ये सारे अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद की मम्मी से ही मिलता है। इसलिए मम्मी को लेके हमारा कुछ ज्यादा ही लगा, पापा को थोड़ा सा कम है। ऐसा भी बोला जाता है कि पापा लोगों को भी ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को लेके हमेशा अपने साथ में स्किन टू स्किन टच में रखो, ताकि ये जो सिंक्रोनाइज होता ना तो पापा के आवाज, पापा के स्मेल, बॉडी ऑर्डर, पापा के फेस, इन सब के साथ साथ में पहले से अगर पापा साथ में होता है ना तो वो लगा हो जाता है। फिर आगे बढ़कर भी है ना पापा के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। आज जिन बच्चों, अभी देख लो, जिन बच्चों में इस तरह से नहीं हुआ होगा ना, पापा अगर आर्मी में हो, पापा अगर बाहर फॉरेन में हो, तो ये थोड़ा सा लगाव कम रहता ना, जिसके हिसाब से पापा के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बच्चे कीप करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरे फादर की जो जनरेशन थी ना उसमें समस्या बड़ी थी एक्चुअली, बहुत बड़ी समस्या थी एक्चुअली में। वो शायद मैं अपने पापा को इमेजिन नहीं कर पाता, मानने का भी एक दूसरे गले भी लगे एक्चुअली में। एग्जैक्टली, कभी वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे ये चीज पता नहीं था, या फिर अभी जैसे अगर व्यूअर्स अगर ये देख रहा है तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब से फादर के साथ भी सुलाना पड़ेगा। छोटे बच्चों का एकदम छोटे, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अभी सिनेप्सिस जनरेट हो रहा है, उनका दिमाग में नर्व्स है ना आपस में जुड़ते हैं। जैसे घर पे कंप्यूटर लेके आता नया, वैसे ही होते हैं बच्चों का दिमाग। फिर हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉलिंग करते हैं, ड्राइव यानी साउंड के साथ इंस्टॉल करते हैं, स्क्रीन के साथ रैम डालते हैं। तो ऐसे ही होता है यार, कुछ प्रोग्राम फीड करते हैं उसमें फीड करता है। वैसे ही होता है बच्चों का डेवलपमेंट भी एक नया कंप्यूटर जैसा है, उसको इस तरह से प्रोग्रामिंग करना पड़ता है हमें। ये नया नर्वस सिस्टम आपको मालूम है, नर्वस सिनाप्स जो हो रहा है ना उसका एक्सप्लोजन बोल सकते हैं। मैं बताऊं, 1 सेकंड में 9 लाख के आसपास सिनाप्सिस बन रहा है। सिनाप्सिस मतलब एक नर्व दूसरे नर्व के साथ जुड़ रहा है। इमेजिन 1 सेकंड में 9 लाख के आसपास आप न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। अगर उसके जुड़ने के साथ साथ एक बिजली का चमक भी आता है, स्टैटिक एनर्जी जैसे चार्ज ऐसा बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इसलिए अपने शरीर का 20% बाहर दिमाग ले लेता है। इवोल्यूशन ने हमें ये दिया है। तो इस तरह का एक अटैचमेंट बच्चों का माँ के साथ होता ही है और वो पापा के साथ भी होना चाहिए।